नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं हूं दीपक यादव और नजर डालते हैं 6 बजे की सबसे बड़ी खबर। आज की सबसे बड़ी खबर मोदी कैबिनेट के विस्तार की। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में आज बुधवार को अपना मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। लेकिन इस विस्तार से पहले कई बड़े मंत्रियों तक की छुट्टी हो गई है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने भी विस्तार से पहले इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री निशंक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन समेत 13 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि जिस तरह से 43 मंत्री शपथ लेंगे, मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, सबसे बड़ा विस्तार होने वाला है मोदी सरकार 2.0 का। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तेजी के साथ इस्तीफे नजर आ रहे हैं। पहले कुछ ऐसे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया जिसको लेकर हैरानी नहीं हुई, लेकिन अब जो इस्तीफे आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। और राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का इस्तीफा मंजूर किया। राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दिया। तमाम मंत्रियों ने करीब 13 की संख्या हो चुकी है। अब तक 13 मंत्रियों ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया है। और हमारे साथ जुड़े हैं अकु श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करते हैं। अकु जी, मोदी सरकार में प्रदर्शन के आधार पर मंत्रियों को आंका जाता है। शुरू में तो निशंक या गंगवार का इस्तीफा हुआ तो शायद इतना ज्यादा हैरान करने वाला नहीं था। अनुमान भी था कि कुछ नाम तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अब जब प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद जैसे नाम इस्तीफे में आ रहे हैं तो ये थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या संकेत दे रहा है इस्तीफा? ये संकेत क्या, इससे बड़ा संकेत तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब सपने में भी शायद रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर ने ये सोचा नहीं होगा कि उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। और हर्षवर्धन तक की बात तो समझ में आती थी, क्योंकि हर्षवर्धन के साथ में जिस तरीके से कोविड की समस्याएं हुई और कोविड को लेकर के जो तथाकथित रूप से जो नाकामी रही, उस पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन निशंक का भी ये माना जा सकता था कि उनकी नाकामी अलग स्तर की थी। और खास तौर से जब प्रधानमंत्री को खुद सीबीएसई की मीटिंग में चेयर करना पड़ा, जिसे साफ लग गया था कि उनके भी दिन ठीक नहीं है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जो चार मंत्रालय संभालते थे, प्रकाश जावड़ेकर जिनके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, वो तो कभी सोचा ही नहीं गया था। रविशंकर प्रसाद तो अक्सर यही कहा करते थे कि मैंने ये कराया, मैंने वो करा, मैंने ये, मतलब उनसे राय लेने की बात होती थी। और निश्चित रूप से कानून मंत्री के तौर पर उनसे राय ली जाती रही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि बतौर आईटी मंत्री और बतौर जो दूसरा उनके पास में एक और मंत्रालय था, इसके कारण थे उनसे वहां पर बहुत सारा काम नहीं हो पाया, बहुत सारी अपेक्षाओं से पूर्ति नहीं हो पाई। और आईटी मंत्री के तौर पर ट्विटर का जो विवाद और सोशल मीडिया का विवाद जो उनसे चाहा गया था, वो नहीं किया गया। और लॉ मिनिस्टर के तौर पर आप देखिए, क्या कोई भी एक भी संशोधनात्मक कदम हुआ, कोई भी एक सुधारात्मक कदम हुआ? नहीं हुआ। देश में कोरोना के चलते सब मामले ठप पड़े रहे। उनमें कोई इस तरीके का कदम नहीं उठाया गया जिससे कि चीजें बदलाव हो सके थी। एक ये पहल की जा रही थी कि छोटे मोटे मामलों को एक साथ एक कानून की तरह खत्म किया जाए, पिटी मामलों को खत्म किया जाए, जो संसद और उसकी पहल पे हो सकता था। लेकिन ऐसा जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर पाए और वो परफॉर्म नहीं कर पाए। सीधी सीधी बात यह है। और उस परफॉर्मेंस ना कर पाने का उनको एक खमियाजा भुगतना पड़ा। और अब देखते हैं कि वो पार्टी में किस हैसियत से काम कर पाएंगे। और सबसे फजीहत वाली बात जो आज की होती है वो ये कि आखिरी में इस्तीफा लिया गया। जब आपके पास एक निमंत्रण पहुंच चुका है कि आप शपथ ग्रहण समारोह में दर्शक दीर्घा में आए, तो इस समय दर्शक दीर्घा में भी है और आपसे मंत्रिपरिषद से इस्तीफा भी लिया जा चुका है। तो ये बहुत ही मतलब अजीबोगरीब, बिल्कुल वाकई चौंकाने वाला है ये काम है, तो शायद पहले कभी देश के इतिहास में कभी देखा नहीं था। अकु जी, नए चेहरे, क्या पुराने जो अनुभवी चेहरे हैं उनकी जिम्मेदारियों को कितना खरे उतरेंगे मोदी सरकार के उम्मीदों पर?
नहीं, निश्चित रूप से नए चेहरों को बड़ी ज़िम्मेदारियों के साथ आना पड़ेगा, बड़े तरीके से आना पड़ेगा और उनको ये मैसेज आज की बैठक में दिया भी गया है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को समझिए, जनता के बीच जाइए, पार्टी की चीज़ों को, उपलब्धियों को बताइए और साथ में अगर आपको कभी कमी नज़र आती है, तो उसको स्पष्ट बताइए, झुंझला मतलब आप छिपाइए नहीं, बचिए नहीं उससे। तो ये एक नया संदेश है जो अगले 2.5-3 साल में आपको देखने को मिलेगा। नए चेहरे जिनको कुछ को अगर मैं जानता भी हूँ, तो उनसे जब बात होती थी, तो वो बहुत साफ कहते थे, जो आगे बढ़े, जिनका अभी प्रमोशन भी हुआ है, जी। वो ये कहते थे कि हाँ प्रधानमंत्री जी हमसे अपेक्षा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे लोग सोचते हैं कि उनके सामने बोल कैसे पाएँगे। प्रधानमंत्री ये अपेक्षा रखते हैं कि जब भी आप उनसे मिलें, उन्हें कमियाँ बताएँ, दिक्कतें बताएँ, ताकि उनका हल ढूँढा जा सके। अब ये नए चेहरों से जो जिस तरीके से इस पूरे मंत्रिपरिषद में डॉक्टरों को शामिल करने की पहल की जा रही है, बड़े-बड़े डॉक्टरों को लिया जा रहा है, अन्य विद्वानों को लिया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को लिया जा रहा है। जी, ये जी। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके सामने भी वैसी चुनौती होगी जैसे बिल्कुल। नए के अकु सामने अकु जी आपके पास बिल्कुल आएँगे, ये सेरेमनी शुरू हो गई है। एक बार देखते हैं, उधर नज़र डालते हैं। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। नारायण राणे ने शपथ ग्रहण की। मोदी कैबिनेट 2.0 की पहली शपथ, अगर जो कैबिनेट विस्तार की बात करें तो पहली शपथ नारायण राणे ने, जो कि महाराष्ट्र से बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ली। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नारायण राणे ने शपथ ली। महाराष्ट्र कैडर से बड़े नेता हैं बीजेपी के और उम्मीद पहले से भी थी, कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि नारायण राणे को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये आपके सामने शपथ लेते हुए, सारे कयास को पूरे करते हुए। सर्बानंद सोनोवाल शपथ लेने जाते हुए। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be
brought आनंद सोनोवाल under my जो कि असम से consideration बीजेपी के बड़े नेता हैं, शपथ लेते हुए अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, दूसरी शपथ सर्बानंद सोनोवाल, इससे पहले नारायण राणे, दो बड़े नेताओं ने शपथ ली है। सर्बानंद सोनोवाल का बताया जाता है असम में काफी अच्छी भूमिका रही है, चुनाव जिताने में हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बनाने में काफी बड़ी भूमिका रही है। तो ये दो बड़े चेहरे किस तरह की जिम्मेदारी देखते हैं आप, किस तरह की जिम्मेदारी इनको मिल सकती है? देखिए, निश्चित रूप से नारायण राणे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पहले शिवसेना में थे, फिर कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद बीजेपी, और उस हिसाब से, और क्योंकि राज्य में बहुत बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, राज्यसभा में भी हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो इसलिए इनको निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री दिया जाना है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है। हो सकता है इनके पास शिक्षा मंत्रालय के तौर पर कुछ ऐसा बड़ा हो, मैं अभी इस पे बहुत स्पष्ट नहीं कर सकता। ये विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री का कि क्या होना है, जिस विशेषाधिकार के तहत हम लोग शाम तक ये नहीं अंदाजा लगा पा रहे थे कि रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर को इस्तीफा देना पड़ेगा, उसी विशेषाधिकार के अंतर्गत हम ये भी नहीं कह सकते कि इनको क्या मिलने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, सर्बानंद सोनोवाल बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है, बहुत बड़े नेता हैं, और असम में जीत दिलाने का पूरा श्रेय उनके ऊपर रहा है। उन्होंने पूरी जीत दिलाई थी, लेकिन रणनीति के तहत और नॉर्थ ईस्ट में जितना बड़ा काम हेमंत बिस्वा शर्मा कर सकते हैं, वो शायद उनसे ज्यादा काम बड़ा कर सकते थे। और पार्टी ये मैसेज भी देना चाहती थी कि दूसरी जगह से अगर आए लोग अच्छा काम करते हैं तो उनको मतलब प्रोन्नति भी देंगे, पदोन्नति भी देंगे। ऐसा इस वजह से हेमंत बिस्वा शर्मा को किया गया। तो नारायण राणे को पहले भी वायदा किया गया था कि हम आपका कैबिनेट बनाएंगे, और उन्हें दिया गया, और उनको एक अच्छी जगह दी जाएगी, उनको काम करने का पूरा मौका दिया जाएगा, ये आप उम्मीद कर सकते हैं। और अभी जो वीरेंद्र कुमार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, ये शायद संसद के सबसे वरिष्ठतम सांसदों में से एक है, 7 बार सांसद रह चुके हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इनके पास दायित्व होगा। बताया ही जाता है कि शायद इनको पर्यावरण, मैं शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं, आपके आंतरिक सूत्र काफी जिन्होंने बताया है बेहतर ही बताया होगा। एक बड़ी जो अहम बात है कि इस बार जो जिस कसौटी पे लिया गया है, एक्सपीरियंस बड़ा शानदार रहा है। 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 18 पूर्व राज्य मंत्री हैं, 39 पूर्व विधायक हैं, इनमें से 23 ऐसे हैं जो 3 बार से ज्यादा बार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यानी इस बार का जो फिल्टर लगाया गया काफी मजबूत लगाया गया। नहीं, फिल्टर देखिए, हटाने में जितना लगाया गया, महीने भर का फिल्टर लगाया गया, महीने भर की मॉनिटरिंग की गई, एक आदमी का एक काम देखा गया, उतना ही फिल्टर लाने वालों को भी लगाया गया। ऐसा नहीं। अकुश श्रीवास्तव जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया शपथ ले रहे हैं, एक बार इनको सुनते हैं। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया शपथ ले चुके हैं, जिनको लेकर सबसे ज्यादा मोदी कैबिनेट 2 में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कैबिनेट विस्तार को लेकर। ऐसे में बीजेपी की सरकार भी इन्होंने मध्य प्रदेश में बनाई, और जब कांग्रेस छोड़ के आए थे तो काफी इनको लेकर आलोचनाएं हो रही थी। अब जब शपथ ले चुके हैं कैबिनेट में मोदी सरकार की, क्या देखते हैं आप, क्या इनको विभाग मिल सकता है या किस तरह की जिम्मेदारी आप देखते हैं इनके लिए? इनको कहा जा रहा है कि रेल विभाग की देने की बात है, लेकिन मुझे शायद इससे थोड़ी शंका दिख रही है, क्योंकि लेकिन फिर भी एक संभावनाएं तो है ही, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। विभाग से ज्यादा इनको एक ये बैटिंग के रूप में इस तरीके से काम करेंगे, जो आएंगे चौके छक्के लगाएंगे, चाहे वो सरकार के लेवल पे हो, और इनका काम पार्टी अब
पार्टी के लेवल पर ज्यादा करेगी, पार्टी की इमेज के लेवल पे करेंगे। मध्य प्रदेश में ये शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर इनको काम करना होगा, शिवराज को इनके साथ मिलकर काम करना होगा। ज्योतिरादित्य की वजह से कांग्रेस के सपनों में जो सेंध लगाने का काम होगा विभिन्न राज्यों के चुनाव में, उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसकी पूरी उम्मीद है और ये उसी के लिए ज्यादा है। काम केंद्र में कितना लिया जाएगा ये एक अलग सवाल होगा। मंत्रालय इन्हें ठीक ठाक मिलेगा, इनके सहयोगी भी इनको ठीक ठाक होंगे ताकि इनकी अनुपस्थिति में वो काम कर सके। लेकिन इनके साथ साथ इनको बाहर पार्टी की भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे अक्कू जी एक्सपीरियंस को लेकर कि 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 18 पूर्व राज्य मंत्री हैं, जिस पर आपने फिल्टर की बात की थी कि इस्तीफे में बड़ा तगड़ा फिल्टर इस्तेमाल किया गया, वो बात पूरी करिए। नहीं, इस्तीफे का फिल्टर तो बड़ा अजीबोगरीब, और ये फिल्टर का निर्माण शायद मोदी फैक्ट्री में ही संभव है। ये फैक्ट्री में जहाँ छोटे लोगों का पहले इस्तीफा ले लिया गया, फोन करके कहा गया भाई साहब आइए और दे जाइए, आप किसी की मना करने की हिम्मत नहीं हुई। हर्षवर्धन का इस्तीफा थोड़ा देर में किया गया ताकि लोगों को थोड़ा झटका लगे। लेकिन रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा संभव किसने सोचा था? जावड़ेकर का। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के पास फोन ही गया होगा 4 साढ़े 4 बजे कि भाई साहब आइए, अब आपकी पारी समाप्ति की घोषणा होती है, अब आप दूसरे काम में लगिए, पार्टी के काम में लगिए। बहुत दिन आपने सरकार में रह लिए, आप 6-7 साल, 6.5 साल आपने, 7.5 साल आपने मोदी सरकार में रहे। उसके पहले रविशंकर प्रसाद तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही पूरी तरीके से रह चुके हैं, तो उनको एक पूरा मौका मिला है। लेकिन अभी भी उनका इस्तेमाल होगा, मुझे ऐसा लगता है। किस तरीके से होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब इन्हें और मेहनत करनी होगी, और अभी इनकी पारी समाप्ति की घोषणा नहीं है, अभी इनको बहुत मेहनत से इनका इस्तेमाल होगा, और इनके सामने भी ये संकट होगा कि करें तो क्या करें। इसलिए इनको काम करना ही होगा, और इसके अलावा कोई इनके पास चारा नहीं है। हाँ, मंत्री पद जाना निश्चित रूप से सबको खराब लगता है। ऐसा नहीं है कि पटना में इस समय कोई फुलझड़ी जलाई है, दुखी होंगे लोग उनके जाने से, इनका परिवार सभी लोग दुखी होंगे। लेकिन एक ये प्रक्रिया है और एक मैसेज देने का काम है, तो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अक्कू जी, डॉक्टर हर्षवर्धन को तो समझ में आता है कि कोरोना की दूसरी लहर बहा ले गई, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद, इनके लिए कौन से मसले जो है इनके ऊपर भारी पड़ गए? देखिए, प्रकाश जावड़ेकर के हिस्से में अगर आप विश्लेषण करें तो बहुत अलग सा लगेगा। पर्यावरण को लेकर के जितना काम और उम्मीदें थी वो नहीं हुई उनसे। उसी तरीके से सूचना मंत्रालय को लेकर के भी मुझे नहीं लगता कि पर्याप्त उससे प्रधानमंत्री खुश हुए हों, क्योंकि जो उनकी जिम्मेदारी थी सरकार की छवि को बढ़ाए रखने का, वो शायद नहीं पूरा हो पाया, इसलिए उनकी हुई बली। और जहां तक संतोष गंगवार का सवाल है, जैसा कि माना जाता था कि श्रम कानूनों में जिस तेजी से सुधार किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए, ये इस मामले में अलग है। अभी जो 2 मंत्रियों ने जिन्होंने शपथ ली है, रामचंद्र सिंह ने, आरसीपी सिंह जिन्हें कहा जाता है जेडीयू के अध्यक्ष हैं और नीतीश के पुराने विश्वस्त हैं, IAS अफसर रह चुके हैं, और पारस जो इनके रामविलास पासवान के भाई हैं, रामविलास पासवान के भाई के साथ साथ ही 7 बार से विधायक रह चुके हैं। शायद देश के सबसे वरिष्ठतम विधायकों में से एक है। ये बात दूसरी कि उनके साथ वोट बैंक कितना है नहीं है ये एक अलग सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अब ये एलजेपी के नेता हैं, और इसीलिए शायद उनको महत्व दिया गया। 5वें 6वें नंबर 7वें नंबर पे इनको शपथ दिलाई। बिल्कुल ठीक बात है। अक्कू जी, एक और अहम बात, एक और बड़ी अजीब सी चीज़ आपने, अजीब सी क्यों कहेंगे, अच्छी सी चीज़ आपने पता नहीं नज़र डाली कि नहीं डाली, कि नक्षत्र भी बड़े विचित्र हैं आज का जो समय इन लोगों ने तय किया है, मोदी कैबिनेट ने, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आज पूरे दिन जया तिथि रहेगी, शाम को 6 बजे से चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। तो ये समय चुनने के पीछे ये क्या वजह रहती है, क्या संकेत है इसके पीछे? कि नरेंद्र मोदी इन सब चीजों पे विश्वास रखते हैं ज्यादा, और उन्होंने जब प्रक्रिया शुरू की गई होगी तब तक इतना छिद्रान्वेषण नहीं किया होगा ग्रहणों का, लेकिन आपने उन्होंने कर लिया तो निश्चित रूप से उन्हें पता लग गया होगा कि ये है ऐसी अच्छी स्थिति में इसका हो रहा है। तो ठीक है, दिन है, रात तो रात भी होगी, और रात है तो दिन भी होगी। कुछ के लिए आज रात है और कुछ के लिए सवेरा हुआ है,
तो सवेरा और रात दोनों ही हो रहे हैं, सबके लिए है। किसी के लिए अच्छा नक्षत्र है और किसी के लिए थोड़ा बुरा नक्षत्र है। ये तो अजीबोगरीब है, बट आपने बड़ा अच्छा इसका विश्लेषण कराया है या किया है कि मैं इसके लिए आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। नहीं, सही कह रहे हैं आप, किसी के लिए सवेरा है तो किसी के लिए रात है, लेकिन रात से ज्यादा बेहतर तो कुछ लोगों के लिए तो ग्रहण दिख रहा है कि अचानक दिन में धूप थी, सब कुछ था और अचानक ग्रहण हो गया। बिल्कुल अंधेरा था, अंधड़ थी और पूरी तरीके से अंधड़ आ गया था, लेकिन उजाला देखिए कैसे चेहरे पे चमक आ गई। किरण रिजिजू जी के क्या चमकदार जैकेट पहनी है उन्होंने। अभी तक राज्य मंत्री थे, अब पूरे फुल-फ्लेज मंत्री हो जा रहे हैं। इनके बाद संभवतः शपथ लेंगे अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से काम किया है और वित्त मंत्रालय में रहते हुए बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने एक कंधे से कंधा मिला करके निर्मला सीतारमण के साथ काम किया। निर्मला सीतारमण जो भारतीय प्रेस को समझा नहीं, समझने असमर्थ रहती थी, वो काम उन्होंने किया पूरी तरीके से। और कई चीजों में वो आगे बढ़कर खेलते रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई के वो अध्यक्ष रह चुके थे, क्रिकेट की भाषा जानते हैं, तो उन्होंने आगे बढ़ के खेला। और उस खेलने में सार्वजनिक रूप से कुछ हो सकता है गलती हुई हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको उतनी बड़ी नहीं गलती माना। मैं संदर्भ कर ले रहा हूँ दिल्ली के चुनाव में जो भाषण किया था उन्होंने उसका, लेकिन उसके बाद उनमें और निखार आया, उन्होंने और आगे बढ़ के काम किया, तो उसका लाभ भी मिला उन्हें। और आज देखिए वो कैबिनेट मिनिस्टर होने जा रहे हैं और शायद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कॉमर्स या नया सहकारिता मंत्रालय जो बनाया गया उनमें से एक दिया जा सकता है। एक और चीज आकुश श्रीवास्तव जी आपसे समझना चाहेंगे कि जाति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जो है, यानी अनुसूचित जाति और 8 आदिवासी और 27 से ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, तो क्या ये आने वाले चुनाव के मद्देनज़र इस तरह की गणित बिठाने की कोशिश की गई है? देखिए, मंत्रिपरिषद हमेशा जो होता है वो जरूरत, वायदा और मजबूरी, इसका तालमेल हो। कुछ जरूरत थी, कुछ से वायदा किया गया था, जैसे अभी वायदा आपको दिखाया गया कि किस किस से वायदा किया गया था और उनको पुरस्कृत किया गया, चाहे सर्बानंद हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे कोई और भी हो, उन सबको वायदा करके उनको निभाने की कोशिश की गई। अब आया मजबूरी में, तो जब चुनाव हो जाता है तो चुनाव के बाद आपकी मजबूरी अलग तरीके से रहती है कि आपको आगे का चुनाव देखना होता है। बिहार में इस समय मंत्रियों की संख्या बढ़ाना और देश आगे ले जाना, उस गठबंधन को मजबूत करना था। और खासतौर से ये मैसेज भी देना था चिराग पासवान के लिए कि चिराग बाबू बेटा, अभी तुम बच्चे ही हो और बच्चे की तरीके से रहो, धमकी देना बंद करो। तो ये धमकी कहीं नरेंद्र मोदी और धमकी तो संभव ही नहीं है। तो ये एक मैसेज था। वैसे चिराग के लिए मैसेज देना वो बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन पारस को लाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी जो उनको ले आया गया और उनको काम लिया जा रहा है। मजबूरी में चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगले साल 7 राज्यों के चुनाव हैं और 7 राज्यों के चुनाव जिसमें गुजरात भी शामिल होगा बाद में, और शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड ऐसे चुनाव हैं जहां पर जरूरत के हिसाब से, पार्टी के मैसेज देने के हिसाब से, दलितों को मैसेज देने के लिए, क्योंकि वहां जैसे उत्तर प्रदेश में दलितों का मामला है तो बसपा का वोट बैंक एक अलग है, वहाँ बसपा के वोट बैंक के अपने पास रखे रहने के धीरे धीरे बहुत भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया, चाहे वो दलित हो चाहे वो आदिवासी हो, उसको इंटैक्ट रखने के लिए कोशिश की जा रही है और इसी कोशिश में पूरे सब काम किए जा रहे हैं। आकुश श्रीवास्तव जी, आरके सिंह को भी प्रमोशन मिला है, काफी तारीफें बटोरी हैं इन्होंने। देखिए, आरके सिंह का जहां तक मामला है, आरके सिंह बिहार से आते हैं, आरा के हैं, बाबू साहब हैं आरा के और प्रभावी नेता हैं वहां पर, अफसर रहे हैं पहले और फिर बाद में वो मंत्री बने हैं। पावर मंत्रालय उनके पास रहा है, पावर में देश ने काम भी किया है। अगर आप उनको श्रेय नहीं देना चाहें तो ना दीजिए, लेकिन ये बात सच है कि ऊर्जा के क्षेत्र में देश ने बहुत सारा काम किया है और उस काम की बदौलत उनको इनाम दिया गया है। वो स्टेट मिनिस्टर के तौर पर रहते थे। वो बात दूसरी है कि उनके पास पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनको पूरी तरीके से काम करने का मौका दिया गया और उससे अब उनका प्रमोशन भी किया गया।
और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी शपथ ले रहे हैं। अकू जी, आपसे समझना चाहेंगे कि हरदीप सिंह पुरी ने अपने पूरे कार्यकाल में काफ़ी अच्छा काम किया है। रियल एस्टेट के लिए रेरा जैसी चीज़ हुई या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सफलताएं मिली, उसमें हरदीप सिंह पुरी का काफ़ी योगदान माना जाता है। तो ऐसे में इनको और क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? पंजाब से चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उनको पंजाब से चुनाव लड़ने के बाद भी उनके साथ में वहाँ हार गए थे तो उनको राज्यसभा करके दिया गया, और एक सिख चेहरा होने के नाते बहुत जरूरी है वहाँ उन्होंने काम किया। और अब पॉलिटिकली भी इनकी ज़रूरत है, और दूसरी उनकी ज़रूरत जो है वो मंत्री रहते हुए इन्होंने, इनके पास जो विभाग है उस पर उन्होंने काफ़ी मशक्कत की है। नागरिक मंत्रालय को लेकर के काफ़ी काम किया है, और भी जो काम किए हैं वो खासतौर पे टाउन एंड प्लानिंग को लेकर के डिफरेंट तरीके से, और वो उस पंजाब के मोर्चे पे, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव होना है, वहाँ पे भी काम आएंगे, तो इसलिए उनका एक प्रमोशन किया गया। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ड्यू था उनका प्रमोशन जो उन्हें मिला। ठीक बात है। और एवरेज उम्र की अगर बात कर ली जाए, बताया जा रहा है सबसे युवा मंत्रिमंडल होगा, सबसे युवा कैबिनेट होगी। करीब एवरेज उम्र 53 साल निकल कर आ रही है सबकी। तो ऐसे में ये नया मंत्रिमंडल जो है एकदम युवा, नए जोश के साथ, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार मोदी सरकार ने मान लिया था कि जितने भी उम्रदराज लोग हैं उनको किनारे करके इन युवाओं को चांस देना सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, युवाओं को चांस देना एक मैसेज देने के लिए, वोट बैंक भी आपका उसी तरीके से एक क्रेज के तौर पर तैयार किया था कि हमारा सबसे युवा मंत्रिपरिषद है। नए लोगों को किया गया, निश्चित रूप से ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करेंगे। थावरचंद गहलोत अगर मान लीजिए रहते भी तो कितनी ऊर्जा के साथ काम करते थे। जो 70 पार हैं उनकी ऊर्जा को देखते हुए भी ये किया। काम तो है ही, उम्र का भी है, और नए लोग होंगे। तय बात है कि ज्यादा ऊर्जा से ज्यादा रिस्क लेकर के काम कर सकते हैं, उनके सामने संभावनाएं हैं, जरूरत है। और वो उन्होंने एक दांव लगाया है नरेंद्र मोदी ने। खासतौर से नए लोग हैं, तो नए लोगों को पहले स्टेट मिनिस्टर पे कुछ ज्यादातर को रखा जाएगा, कैबिनेट में रखा जाएगा। जो 36 तो नए चेहरे होंगे, 7 को प्रमोशन किया जा रहा है। तो उससे तय बात है कि आजकल आप भी देखिए, आपके जी न्यूज़ में भी देखिएगा, तो कम से कम नए लोगों को ले करके एवरेज एज जब HR डिपार्टमेंट हमारा दिखाता है तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे पास में 35 साल आपके यहाँ जैसे एवरेज एज होगी। जी न्यूज़ में तो मेरे ख्याल से वही माना जाएगा, तो अच्छा लगेगा। लोगों के नए विचार सामने आते हैं, इन नए लोगों में नए विचार की संभावनाएं होती हैं, इसलिए नए खून को ज़्यादा दिया जाता है। जहाँ तक ये भूपेंद्र यादव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के दूसरी बार सदस्य बने हैं, और ये दिमागी भी हैं, अमित शाह के सबसे करीबी हैं। चुनावों में हम इनकी अक्सर भूमिका देखते रहते रहे, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, या अन्य राज्यों के चुनाव हो। इनको, इनकी खोपड़ी को, इनके दिमाग को बहुत इस्तेमाल किया जाता रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, काफी प्रभावी हैं। पार्टी में इनका बहुत अच्छा स्थान है, महामंत्री के तौर पे इन्होंने बहुत सारा काम किया था। तो इनको इसी वजह से इनाम के तौर पर इन्हें सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पार्टी के भी उतने ही काम आएंगे, उपलब्ध भी रहते हैं लोगों में। ये ऐसे नहीं मंत्री हैं कि जिनको सिर्फ ऐसे ही लोगों से उपलब्ध ना हो, लोगों के बीच न जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो। इनकी बैकवर्ड क्लास से आते हैं, यादव हैं, तो निश्चित रूप से उस वोट बैंक को भी अपने में जोड़ने में काफी सहायता करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। 11 महिलाएं भी होंगी मोदी नई टीम में, जो मोदी कैबिनेट की है, करीब 11 महिलाएं होंगी। तो जो जेंडर अनुपात है उसको भी साधने की कोशिश की गई है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, जेंडर अनुपात ठीक है, और क्रांतिकारी ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ठीक है वो। और जेंडर अनुपात के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 11 महिलाएं हो जाएंगी, तो वो 80 में, 81 में, या टोटल जितने भी हो जा रहे हो, तो 10% के आसपास ही मतलब थोड़ा सा ज्यादा, जी 12-13% के आसपास बनता है वो।
तो वो उस हिसाब से ठीक है, बहुत कोई ऐसा नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन मीनाक्षी लेखी बहुत महत्वपूर्ण वकील है, बोलती बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा खरा जवाब देती है। लोकसभा में उन्होंने कईयों की बोलती बोल कर रखी थी, और इस लिहाज से और भी जो बन रही है, चाहे अनुप्रिया पटेल है, देखिए उनकी है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, बोलती भी ठीक ठाक है। अपना दल जो इनके पिताजी के नाम पर है वो उससे आती हैं, और एक वर्ग जो है उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का वहाँ पर प्रभावी भूमिका निभाती है। और भी जितने भी मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं, जाहिर सी बात, अपनी जगह अलग अलग। ठीक बात है। हमारे साथ अनिल आनंद भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, 43 मंत्री शपथ ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी कैबिनेट होगी मोदी सरकार की, और सबसे ज़्यादा इस्तीफे भी इस बार हुए हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे क्रम को? देखिए, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। अगर आप नियर फ्यूचर में भी पीछे झांक के आप देखें तो आपको इतना बड़ा फेरबदल, इतना बड़ा रिशफल, इतने मंत्रियों के इस्तीफे ले लेना और इतने नए मंत्री बनाना, ऐसा हुआ नहीं है कभी भी। तो एक बड़े पैमाने पे रिशफल, एक्सपेंशन और रेजिग्नेशन का चक्कर चला है, और उसके साथ ही गवर्नर नए बनने, ट्रांसफर हुए, और शायद तीसरे क्रम में अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भाजपा के अंदर भी ऐसी ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एक पूरा डिजाइन एक बनाया गया है कि जिसमें रोल्स चेंज किए जाएं, जिन लोगों ने परफॉर्म किया उनको रिवॉर्ड किया जाए, जिन लोगों की परफॉर्मेंस बिलो पार है या नहीं अच्छा काम कर पाए उनको हटाया जाए। तो कुल मिला के एक पैकेज है ये। भारत की प्रभुता और अखंडता। ठीक बात है। एक लेकिन जो सबसे अहम बात देखने को मिल रही है कि जितने भी जानकार हैं वो नई टीम को लेकर इतने ज्यादा हैरान नहीं है जितना कि इस्तीफों को लेकर हैरान है। अक्कू जी भी, हम बात कर रहे थे इस्तीफों को लेकर कि अचानक कुछ नाम तो ऐसे सामने आए जिनको लेकर लोग हैरान हो गए कि ऐसे नाम तो नहीं आ सकते थे। लेकिन जब निशंक का इस्तीफा आया या गंगवार का इस्तीफा आया तो इतनी ज्यादा हैरानी नहीं थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जिस तरह से प्रकाश जावड़ेकर, लास्ट मोमेंट पे जिस तरह से रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा आया, उसने हैरान कर दिया। कैसे देखते हैं इसको आप? मुझे ज्ञात होगा। देखिए, मोदी जी का अगर आप यूएसपी देखें या ग्राफ देखें पिछले 7 साल का, तो सरप्राइजेस देते हैं। ये लग रहा था कि आखिरी लम्हे तक, जब तक कैबिनेट रिशफल का समय आता है या स्वेरिंग इन का समय आता है, कुछ ना कुछ सरप्राइजेस आएंगी। सुबह से डिबेट भी हो रही थी कि वो सरप्राइजेस क्या होंगी, वो आश्चर्यचकित करने वाले क्या मूव होंगे, किस तरह से आएंगे, कोई नहीं कह पा रहा था। तो उन्होंने अपनी इमेज उसकी इमेज के ऊपर पूरी तरह से उतरते हुए उन्होंने सरप्राइजेस दिए हैं। वो सरप्राइजेस आए हैं रेजिग्नेशन के माध्यम से, और हैरानकुन तो है ही है। और ये भी हैरानकुन है कि मुझे नहीं लगता कहीं रिसेंट पास्ट में ही भी किसी एक्सपेंशन या रिशफल से पहले 5 बड़ी मिनिस्ट्रियों के कैबिनेट मिनिस्टर्स के रेजिग्नेशन लिए हो, चाहे उसका बहाना कोविड का प्रकरण बना हो या इनएफिशिएंसी बना हो। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, वो भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स और अच्छे मंत्रालयों के कैबिनेट मिनिस्टर्स का इस्तीफा ले लेना। अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक बात है। अनिल जी, कैबिनेट विस्तार की वजह वैसे तमाम हो सकती हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, केंद्र के मिसमैनेजमेंट की चारों ओर आलोचना हुई है, गवर्नेंस में क्वालिटी की कमी नज़र आई है, या स्मार्ट सिटी हो या फिर कैशलेस इकोनॉमी हो, मोदी जी का कोई भी पसंदीदा प्रोजेक्ट जो है वो ट्रैक पे नहीं था। ऐसे में ये जो नई टीम है वो किस तरह से आपको बेहतर होती हुई दिख रही है? ये तो आप कैसे परफॉर्म करते हैं, अभी ये कह पाना कि बहुत टेक्नोक्रेट हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस होंगे। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा मंत्री हो, मैं तो नहीं इस बात को मानता हूँ, या एक बहुत अच्छा टेक्नोक्रेट, एक बहुत अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर होगा, मैं इस बात को भी नहीं मानता हूँ। ये एक टेक्नोक्रेट भी अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, एक राजनेता भी अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है। डिपेंड करता है उनकी कार्यशैली क्या है, उनकी समझ क्या है, वो इश्यूज को कैसे टैकल करते हैं। ये नई टीम आई है, एक पॉजिटिव भी है, जिसको मोदी जी ने शायद बनाने की कोशिश की कि नए लोग आए हैं
तो उनका नैरेटिव भी नया बनेगा एक सारे का सारा। और जो अभी तक क्रिटिसिज्म हो रहा था कि कोरोना के कारणों की वजह से जो फेलियर्स की बात हो रही थी, विपक्ष जो कर रहा था, या इकोनॉमिक फ्रंट पे जो फेलियर्स की बात हो रही थी, उसको चेंज करने के लिए एक नैरेटिव बदलना बहुत जरूरी था। और नैरेटिव बदलने में तो आज का जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है ये बहुत माहिर है। तो ये एक नए चेहरे इतने सारे ले आना और इतनी उथल पुथल कर देना, जाहिर है ये नया नैरेटिव बदलने की एक फिराक में एक कदम है। ठीक बात है। अंकुश श्रीवास्तव जी, अनुराग ठाकुर को भी प्रमोशन मिला है और प्रमोशन काफी दिए गए हैं इस बार। अनुराग ठाकुर के प्रमोशन को कैसे देखते हैं? नहीं, अनुराग ठाकुर का प्रमोशन जो है वो होना था, मुझे ऐसा लगता है। जो राज्य मंत्री जितने थे, अगर उसके सबसे आगे कोई फ्रंट पर खेल रहा था तो उसमें अनुराग ठाकुर ही थे। अनुराग ठाकुर, मैं इतनी क्रिकेट की भाषा में बात कर रहा हूँ कि बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, खुद रणजी खेल भी चुके हैं अनुराग, ये भी आपको पता होना चाहिए। जी। और अनुराग ने मतलब हो सकता है पॉलिटिकली कुछ एक आध ऐसी चीजें हुई जो विपक्षी दलों को पसंद नहीं आई हो, लेकिन पार्टी में रहते हुए उन्होंने अपने तरीके से बहुत ठीक ठाक तरीके से काम किया और निर्मला सीतारमण के कंधे से कंधा मिला के काम किया। निर्मला सीतारमण के सामने कुछ समस्याएं हैं बोलने की, और उसको जब भी कभी कोई आपकी घोषणाएं होती थी तो उसके साथ बैठ करके पूरी तरीके से लोगों को बताना, कन्विंस करना। निर्मला सीतारमण से ज्यादा लोगों को अखबारों में बात करना, अपनी योजनाओं के बारे में बताना। हिमाचल प्रदेश में एक तरीके से इनको इसका भी पुरस्कार मिला कि उन्होंने वहां की सरकार को मतलब नाकारा साबित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए भी आज भी देखिए कि उन्होंने कल वो वेंटिलेटर और बाकी ऑक्सीजन को लेकर के अभी कल भेजे थे राजनाथ सिंह जी के माध्यम से। बहुत सारे काम पॉलिटिकली भी करते रहे पैरेलल। यूथ के नेता अभी भी माने जाते हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं 2 टर्म। तो इस लिहाज से वो एक पार्टी के पूरी तरीके से पार्टी के खांचे में फिट होने वाले आदमी हैं, इसलिए उनको पुरस्कृत किया गया है। आगे पुरस्कार का सिलसिला कहाँ तक जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल कैबिनेट में अच्छी जगह मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि वित्त मंत्रालय में 2 साल बिता चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉमर्स है या कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो नहीं बनने वाली, उनमें से किसी को इनको एक जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक कह रहे हैं आप कि वाकई वित्त मंत्री के साथ काफ़ी अच्छी जुगलबंदी देखने को मिली। अक्सर हम देखते थे जो आर्थिक ऐलान होते थे वो अंग्रेज़ी में होते थे, तो एक बड़ी आबादी उस ऐलानों को नहीं समझ पाती थी। हालांकि हम बिजनेस जर्नलिस्ट के ज़रिए काफ़ी कुछ बताने की, समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन ये जो नया एक प्रयोग था कि वित्त मंत्री के साथ में वित्त राज्य मंत्री हिंदी में भाषण को पूरी तरह से समझाते रहे, ये काफ़ी पसंद किया जाने लगा। तो इस तरह से और भी प्रयोग हम देखने को पाएंगे आगे। लेकिन एक और अहम सवाल आपसे समझना चाहेंगे अनिल जी, कि आम जनता की जो इस बीच निराशा देखने को मिल रही थी, क्या मनोबल भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि अभी भी तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, दूसरी लहर लगभग ढलान पर है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार करना एक नई कैबिनेट, एक नई जान फूंकने के जैसा है। किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से मनोबल बढ़ेगा? मैं पहले थोड़ा सा जो अप्पू जी ने कहा, मैं अनुराग ठाकुर के विषय में 1-2 चीजें जरूर चाहूंगा। केवल अनुवाद करने से मोदी जी किसी को प्रमोशन देने वाले नहीं है। मैं जो उनकी कार्यशैली है, बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं वो। एक बहुत बड़ा जो एक डिजाइन है इस सारे रिशफल में और एक्सपेंशन में और ड्रॉप होने में, कहीं ना कहीं पॉलिटिको सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है। वो इसलिए है कि वो आने वाले चुनावों को देख के, आने वाले राज्यों में जहां चुनाव होने उनको देख के, या 2024 के लोकसभा के चुनाव को देख के भी होना है। हिमाचल प्रदेश में भी असेंबली का चुनाव होगा अगले साल, तो उसको देख के भी ये रहा। और दूसरा, वहां की राजनीति में कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर अपने आप को चाहे वो दिखाए ना, लेकिन वो उनका वहां पे वो शैडो रहता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को अपस्टेज करने में, या मुख्यमंत्री आगे बने वो किसी न किसी तरीके से। तो एक तरीके से उनको रिवॉर्ड भी दिया गया है। उनके काम भी अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, बहुत अच्छे वक्ता रहे, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था उनका, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल को बैलेंस करने के लिए भी उनको प्रमोशन दी गई। ठीक बात है। अंकुश श्रीवास्तव जी, अनुप्रिया पटेल शपथ ले रही हैं, मिर्जापुर से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव एकदम सिर पर हैं, कितना फायदा पहुंचेगा?
देखिए, खास तौर से जब वहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ सहयोगी दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक, राजभर आप जानते ही छिटक गए थे, तो उसके बाद में अनुप्रिया पटेल को पहले दौर में रखा गया था, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए इनको नहीं शामिल किया गया था। अनुप्रिया पटेल एक कुर्मी समुदाय से आती हैं, जो उत्तर प्रदेश के लगभग एक हिस्से, मतलब अगर आप ईस्टर्न यूपी का हिस्सा माने तो वहाँ उनकी उस पोर्शन में 7-8% उनकी दावेदारी है, और महिला है, वक्ता अच्छी है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय जो सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में थी अभी तक, वो जातिगत बैलेंस करने को लेकर के जो इम्बैलेंस था उसको बैलेंस करने को था, वो ये एक बड़ी कोशिश है और इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप और अखंडता एक बड़ा हिस्सा मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों। आकुश श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपसे संपर्क करेंगे। अनिल आनंद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को जिस तरह से साधने की कोशिश की गई है इस नए कैबिनेट विस्तार में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा, वो टच किया वो पॉइंट मैंने, एक बहुत बड़ा फोकस इस सारे प्रकरण में पॉलिटिको सोशल इंजीनियरिंग भी है। वो आने वाले राज्यों के चुनाव को देखे, खासकर उत्तर प्रदेश को देखे, उसके बाद उसके भी आगे सेकंड फेज में गुजरात में भी चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का अपना प्रदेश है, गृह मंत्री का अपना प्रदेश है, तो वो एक कंपोनेंट है। और वो फोकस सबसे ज्यादा ओबीसी पे बहुत ज्यादा फोकस है। अगर आप देखिए कि अब इस कैबिनेट में कितने 20 से ज्यादा शायद ओबीसी मंत्री हो गए हैं इसमें, तो और यूपी को और ईस्टर्न यूपी को लेके या इन जगहों को लेके नॉन यादव ओबीसी को इकट्ठा करने की बहुत बड़ी एक चेष्टा है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट ये मानते हैं कि यादव अभी भी शायद समाजवादी पार्टी के इन्फ्लुएंस में उनको वोट दे सकते हैं, हमारे पास नहीं आ सकते, तो उसका काउंटर एक बहुत बड़ा तैयार करने के लिए ओबीसी का बहुत बड़ा ग्रुप, और ओबीसी बजाते खुद एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो जिसके कई कास्ट और कई सब कास्ट उनमें आते हैं, उनको संजोने की एक बड़ी इसमें चेष्टा है। उसी तरह से ट्राइबल्स के ऊपर भी बहुत फोकस किया जा रहा है, और ये इन ग्रुप्स को जोड़ के एक ब्रॉडर कानवस एक बनाया जा रहा है, ताकि वो 2024 के इलेक्शन तक एक ब्रॉड बेस्ड वोट बैंक एक बन जाए, ताकि जो 2014 के डिजाइन के बाद 2019 में जो कुछ वो डिजाइन टूटा था, एक ब्रॉड बेस्ड डिजाइन जो बनाया गया था, या कहिए कि हिंदू समाज को इकट्ठा करने का अगर वो काम हुआ था, जिसमें शेड्यूल कास्ट भी बहुत ज्यादा वोट, शेड्यूल ट्राइब भी वोट उस वक्त 2014 में मिला था, तो 2019 में कुछ चीजें बदली। हालांकि सीटें भाजपा को फिर भी बहुत मिली, लेकिन सामाजिक तौर पर कुछ चीजें बदली, तो उन्हीं चीजों को दोबारा से इकट्ठा करके एक उसी मॉडल को चुनाव के लिए भी तैयार करने की प्रक्रिया इसमें नजर आती है। ठीक बात है। आकुश श्रीवास्तव जी, हम अक्सर देखते हैं पिछले 2014 के बाद से मोदी जी को जाना जाता है कि वो टैलेंट की काफ़ी कदर करते हैं। ऐसे में ये जो नई टीम है इसमें करीब 13 वकील हैं, 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं, 7 पूर्व सिविल सर्वेंट हैं, और 43 जो शपथ ले रहे हैं लोग, उनमें से 31 लोग हाईली एजुकेटेड हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक हाईली एजुकेशन का सवाल है, मुझे लगता है ये अब सवाल बेमानी है, क्योंकि अब जितने भी लोग आ रहे हैं कम से कम ग्रेजुएट होंगे ही होंगे। फिर कुछ लोग जो हो जाते हैं वो मास्टर डिग्री ले लेते हैं। जब राजनीतिक रूप से अगर संपन्न है तो विदेश पढ़ ही के आ जाते हैं लोग, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज छोड़ करके जो आए हैं उनका योगदान, उनकी क्षमता का इस्तेमाल करना होगा। जैसे राजीव चंद्रशेखर जिस समय शपथ ली जिन्होंने, वो एक बड़े स्तर पर तकनीकी के मामले के जानकार हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नए लोगों में अब वो पुराने दिन गए जो आज से 20 साल पहले कहते थे कि गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं है, 10वीं पास हैं। अब वो है नहीं सिलसिला। अब ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं
और कुछ विशेषज्ञ होते तो वो बड़ा काम है। तो डॉक्टर्स की अगर भर्ती की गई है तो तय बात है कि वो एक अच्छा काम कर सकेंगे, अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर सकेंगे। उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र के जो लोग होंगे वो उसमें अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर सकेंगे। तो ये कोशिश होती रही है। हाँ, अब क्योंकि जनता भी जानती है कि तो अनपढ़ गंवार को ज्यादा लोगे तो उनको सुनना पड़ेगा, या तो अपने दिमागी रूप से बहुत मजबूत हो। और जैसे हुकुम सिंह जी थे पहले, अभी जब लोकसभा में अब से नहीं आए हैं, वो ऑलरेडी वो 7-8 बार सांसद रह चुके थे। जी। या तो उस तरीके से वोकल हो, बहुत प्रभावी हो, वक्ता हो, तब तो समझ में आता है। अब सब पढ़े लिखे लोग ही हैं ज्यादातर। अगर आप एवरेज रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, मैं पिछले दिनों एडीआर का एक रिकॉर्ड देख रहा था जिसमें ये था कि मास्टर्स डिग्री वाले 70% लोग हैं, पढ़े लिखे तो है ही, इसलिए वो बात बहुत बेमानी नहीं। हाँ, तकनीकी रूप से जो प्रभावी लोग हैं, जो नौकरी छोड़ करके आ रहे हैं, उनका होना, वकील राजनीति के धंधे में शुरुआत से रहे। कौन ऐसा, जितने बड़े वकील रहे हैं, चाहे आप पुराना आप देख लीजिए, चिदम्बरम से लेके और पीछे भी चले जाएंगे, तो वो सब लोग बहुत संपन्न क्लास से आते हैं। वो वकील रह करके राजनीति में आते हैं, पैसा भी होता है उनके पास में, राजनीति करने के लिए भी चीजें हालात भी होते हैं, तो वो अपना काम कर ले जाते हैं। ठीक बात है। वेद प्रताप वैदिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। वैदिक जी, नया जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है, सबसे पहले तो बताइए कि कैसे देखते हैं इसको, उसके बाद तो कई अहम सवाल आपसे बनते हैं। सबसे पहले तो बताइए ओवरऑल आप इस विस्तार को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये विस्तार बहुत अच्छा है, लेकिन 2 साल में हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हर मंत्रिमंडल का फेरबदल हर साल होना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए। जैसे ही कोई मंत्री बनता है, या तो वो स्वयं घोषणा करे या प्रधानमंत्री कार्यालय से हो कि इस मंत्री को ये काम साल भर में पूरे कर देना है, और अगर वो पूरे कर दे तो अगले साल वो कायम रहेगा, वरना साल भर बाद ही उसको हटा देना चाहिए, बदल देना चाहिए। इसलिए ये 2 साल में काम हो रहा है, बहुत अच्छा है। ये इसलिए ऐतिहासिक है और इसलिए प्रशंसनीय है कि 43 नए मंत्री आ रहे हैं। इतने नए मंत्री जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पिछले 50-60 साल में किसी कैबिनेट के अंदर नहीं बदले गए। दूसरी बात, इस नए मंत्रिमंडल में जितने महिलाएं हैं, उतनी महिलाएं तो इंदिरा गांधी जो एकमात्र भारत की महिला प्रधानमंत्री थी, उनके मंत्रिमंडल में भी। और इसके अलावा पिछड़ों को, आदिवासियों को, अनुसूचितों को, उच्च शिक्षितों को और युवा लोगों को जितना प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में मिला है, मैं समझता हूं कि आज तक कभी किसी मंत्रिमंडल में नहीं मिला। और ये मंत्रिमंडल जो इतने ज्यादा मंत्रियों को, नए लोगों को लाए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाई है। उन्होंने कई पुराने मंत्रियों को जो बड़े महत्वपूर्ण थे हटा दिया, हटाने की हिम्मत की, वरना कई बार प्रधानमंत्री ऐसी हिम्मत नहीं कर पाते जी। इसलिए तो उसकी बहुत तारीफ करता हूँ। लेकिन मुझे कहना ये है कि ये जो मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया है, इसके पीछे कई दृष्टियाँ हैं। पहली बात तो ये है कि जिन अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होंगे, उन चुनाव वाले राज्यों के कुछ प्रभावशाली नेताओं को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया गया है, ताकि उन राज्यों के मतदाताओं का हित संपादन हो और उसके कारण भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़े। दूसरी बात यह है कि जिन मंत्रियों के कामकाज में कमियां पाई गई या उन्हें लेकर अनावश्यक विवाद हुए, उनसे सरकार को मुक्त कर दिया गया। कुछ मंत्रियों ने अपने इस्तीफे पहले ही दे दिए। तीसरी दृष्टि यह रही कि अब कोरोना का खतरा लगभग समाप्त सा दिखाई दे रहा है, तो देश की राजनीति में ताजगी लाई जाए। इसीलिए युवाओं के मंत्री बनने से अब मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु 58 वर्ष हो गई। ये एक बड़ी बात है। लेकिन युवा आयु वर्ग के साथ एक बड़ा पेच है। वो पेच ये है कि ये खतरा भी सिद्ध हो सकता है। मोदी मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी कमी उसकी अनुभवहीनता रही है।
प्रधानमंत्री बनने के पहले जी मोदी खुद कभी केंद्र में मंत्री नहीं रहे। उनके मंत्रियों में राजनाथ सिंह जैसे कितने मंत्री हैं जो पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हों। आप योग्यता तो आसानी से जुटा सकते हैं, लेकिन अनुभव तो अनुभव से ही आता है। अनुभव तो अनुभव से ही आता है, ठीक बात है। कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल वैदिक जी, आपके पास आते हैं। इसलिए अच्छा खाया, उसने अपने अनुभवी नेताओं को मार्गदर्शक मंडल की ताक पर बिठा। बिल्कुल आते हैं वैदिक जी आपके पास। अकू जी, ये एक चीज समझना आपसे चाहेंगे, पशुपति पारस ने भी कैबिनेट में शपथ ली है। उधर भतीजे चिराग पासवान के साथ मसला अलग चल रहा है। चिराग पासवान खुद को मोदी जी का हनुमान बताते हैं और अभी कल ही उन्होंने कहा है कि अगर वो शपथ लेते हैं तो वो चिराग पासवान कोर्ट जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये चिराग का बचपना था जो चिराग ने कहा कि साहब वो कोर्ट जाएंगे। ये बात सही है कि अब चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी में राम और हनुमान का कथित रिश्ता उनकी तरफ से जो था वो नहीं है, और नरेंद्र मोदी ने उसको भांप लिया है पूरी तरीके से कि और पारस को इतनी ताकत दी जाएगी कि जो उनका वोट बैंक था, यानी कि एलजेपी का वोट बैंक इस समय कुल मिला के पासवान का है। पासवान वोट बैंक को किसी तरीके जो अभी दिखने में चिराग के साथ दिख रहा है, इनके साथ ट्रांसफर कराया जाए और इसमें नीतीश कुमार पूरा सहयोग देंगे। नीतीश कुमार ने ही ये दबाव डाला था कि पारस को एक जगह दी जाए, पारस को, ताकि वहाँ मैसेज बिहार में ये ठीक जा सके, इस मैसेज के मामले में। और अब चिराग के सामने बहुत मुश्किल है कि उनके चिराग को लगातार जलाए रखना, उनको वो उस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कितना ज्यादा उसमें लौ होगी उनकी यात्रा में, खासतौर पे आज के झटके के बाद, तो वो बहुत बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा उनके लिए। अगर वो कर पाते हैं, अगर वो लड़ पाते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, और चाहे वो उनको तेजस्वी यादव के साथ जाना पड़े, और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए उनका दरवाजा ज्यादा बड़ा खुल गया है और वो दरवाजा खुल करके कभी भी उस दरवाजे में जा भी सकते हैं वो। लेकिन ये सब इतना देखने को होगा कि क्या वो और चिराग को त्याग करने के लिए रहना पड़ेगा। चिराग इस समय जिस बंगलों में रह रहे हैं उनके पिताजी के नाम पर है, क्या अब वो भी वहां से हटाया जाएगा? मुझे लगता है मोदी सरकार अभी उसमें तेजी नहीं करेगी, क्योंकि वो एकदम से किसी भी हालत में पासवान जो के लोग हैं उनको बहुत नाराज नहीं करना चाहेगी जो चिराग के समर्थक है। धीरे धीरे करके उनको साइडलाइन किया जाएगा और तभी चीजें बदलेंगी। चिराग कब तेजस्वी के साथ जाते हैं अब ये उनको देखना होगा, और उसी से उनकी राजनीति आगे के दिनों में तय होगी। ठीक बात है। अनिल आनंद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि नारायण राणे ने भी शपथ ली है और ऐसे में नारायण राणे पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप भी रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी में सुना है कि खबर है कि उनको लेकर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, तो इनको कैसे देखते हैं आप? कि मैं विधि द्वारा आपने सही कहा, उनके खिलाफ वो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पड़े हुए केस, वो नहीं खुले तो नहीं खुले, वो चल रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाराष्ट्र से शायद 5 मंत्री बनाए हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 5 में से 4 लोग वो हैं जो ओरिजिनल बीजेपी के नहीं है, जो कहीं ना कहीं से आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, शिवसेना से आए हैं। तो 4 लोगों को, जब 5 में से 4 लोगों को आपने उनको बना दिया और कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के कहने पे उनको बनाया गया है, तो जाहिर है कि बाकी जो लोकल लोग हैं जो सालों दशकों से जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, पार्टी की सोच के साथ, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ, तो उनमें अगर कुछ ना कुछ रोष होगा, कुछ डिस्टर्बेंस होगी, वो जाहिर है। और वो सुनने में आ रहा है कि लोगों में अंदर खाते वहां पे नाराजगी है कि आपने इतना पावरफुल उन लोगों को बना दिया जो बाहर से आके आए। लेकिन हुआ है, लेकिन नारायण राणे को लाने के और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को जो इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर बना के इस मरहले पे, जबकि अब आगे आप यूपी के इलेक्शन में जाएंगे, 4 स्टेट्स के और होंगे, फिर उसके आगे गुजरात के इलेक्शन में जाएंगे और स्टेट्स होंगे, तो ये मैसेज भी देने की कहीं ना कहीं कोशिश की है कि जो लोग बाहर से हमारे पास आते हैं, कुछ हमारा फायदा करते हैं अपनी पार्टी को तोड़ के, हम उनका बखूबी ध्यान रखते हैं। क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर लाइन में लगे हुए हैं, नारायण राणे 2 साल से लाइन में लगे हुए थे, तो वो भी जो एक नैरेटिव चल रहा था कि ये आप लोगों को बाहर से लाके उनको मिसयूज करके और फिर उनको फेंक देते हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं। उस नैरेटिव को भी ये बदलने की कोशिश की है, जिसमें नारायण राणे एक बहुत बड़ा मोहरा है।
ठीक बात है। अकुश श्रीवास्तव जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरह से कांग्रेस हमलावर थी उन पर कि कांग्रेस छोड़ने के बाद में उनको बीजेपी में बहुत बड़ा स्थान नहीं मिल रहा था, उनके पद को लेकर अक्सर सवाल उठते थे। ऐसे में अब कैबिनेट की शपथ लेने के बाद कांग्रेस में किस तरह के हलचल रहेगी, किस तरह का रिएक्शन रहेगा? निश्चित रूप से कांग्रेस झुंझलाई रहेगी। कांग्रेस बार बार कहेगी जो अभी बात महाराष्ट्र के लिए कही जा रही है, महाराष्ट्र के भाजपा के लोगों के लिए कही जा रही है कि भाजपा के लोग नाराज होंगे, उसी तरीके से भड़काने की कोशिश होगी। मध्य प्रदेश में देखिए, बाहर वाला आदमी जिसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, अंदर वालों को कम किया गया। राकेश सिंह एक वहां पर है, उनको भड़काने की कोशिश होगी और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोशिश की जाएगी। लेकिन क्योंकि राजनीति समीकरण पे होती है और समीकरण अगर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का बन जाता है, जो अभी एक दूसरे को इज्जत देने की बात है, जिस तरीके से इज्जत दी जा रही है वो अलग तरीके की है। दोनों कोई बहुत ईगो नहीं रख रहे हैं। जब देखिए तब शिवराज सिंह चौहान उनसे मिल लेते हैं, जब देखिए तब सिंधिया उनसे बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं। तो वो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। मध्य प्रदेश में स्थिरता करने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन वो कोशिश अब कितनी कामयाब होगी ये नहीं कहा जा सकता है। दूसरी तरफ जाटों को और खुश करके राजस्थान ऐसी जगह जहां अभी एक तरीके से कोशिश की गई थी पहले भारतीय जनता पार्टी की कि किसी तरीके से पायलट को अपने पक्ष में लाया जाए और आगे की कार्रवाई की जाए, वो अभी संभव नहीं हुआ। लेकिन वहां जाटों को और ज्यादा प्रमुखता दे करके, चाहे वो जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, तो जाट समुदाय जो है एक मान लिया जाता है और उसके उसी हिसाब से काम करता है। तो अब मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार ये है कि ये सब कुछ चीजें 2024 के मद्देनजर रखी जा रही है। कुछ चीजें किसान समस्या जो थी जिसमें जाट नाराज हो गए तो उसके मद्देनजर की गई है। तो हर चीज को करने के पहले उसके शतरंज की तरीके से 2.5 घर आगे देखा गया, 2.5 घर पीछे देखा गया, पैदल खिलाड़ी भी हुआ कि ना कोई फंसा पाए, ये कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में जो 4 सांसदों को जिनको बनाया गया है वो क्या है, वो इसीलिए कि ताकि ममता बनर्जी से लड़ाई जो लंबी लड़ी जानी है वो कैसे लड़ेंगे। वो जब तक उनके साथ में आप हथियार नहीं देंगे, उनको साजो सामान नहीं देंगे, उनको गाड़ी घोड़ा नहीं देंगे तो कहाँ से लड़ेंगे। तो इसलिए उनको दिया गया। और जो पहले थे बाबुल सुप्रियो, जो एक मंत्री रहते हुए भी अगर अपनी विधायक की एक सीट को नहीं बचा सकते तो इस्तीफा मांग लिया गया। तो सब बहुत साफ साफ है, जिसके अर्थ बहुत कोई ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा छिपे हुए हैं, हिडन कुछ भी नहीं लगता है मुझे। इसमें आगे की रणनीति है, जो वायदा है वो है, जरूरत है और मजबूरी है, ये मिला करके मंत्रिपरिषद का गठन किया गया और बहुत सोच समझ के किया गया। ठीक बात है। वैदिक जी जुड़े हुए हमारे साथ। वैदिक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी साधने की कोशिश की गई है। 5 अल्पसंख्यक समुदाय से लोग होंगे जिन्होंने शपथ ली है, जिनमें 1 मुस्लिम, 1 क्रिश्चियन, 1 सिख और 2 बौद्ध होंगे। इसको कैसे देखते हैं? इसमें बहुत अच्छा हुआ है कि अल्पसंख्यक संप्रदायों को इसमें जोड़ा गया है। उसके 2 फायदे हैं। एक तो उनके वोटों को प्रभावित करना आसान होगा। दूसरा, ये जो आरोप लगता है भाजपा पे कि ये बहुत संकीर्ण सांप्रदायिक शुद्ध हिंदूवादी पार्टी है, उस आक्षेप का भी खंडन होगा। इस मायने में मैं इसका स्वागत करता हूं जी। और ये अच्छा कदम श्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है, अपने कर्तव्यों का श्रद्धा, ये प्रशंसनीय कदम है। से निर्वहन करूंगा। ठीक बात है। अनिल आनंद जी, आपके पास आएंगे और यही सवाल मेरा आपसे ही रहेगा कि 5 मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जिसमें 1 मुस्लिम, 1 सिख, 1 क्रिश्चियन और 2 बौद्ध हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय को भी साधने की कोशिश की गई है। मैं इससे पहले कि इस पे बात करूं, थोड़ा सा मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली बात जो आपने शुरू की थी उस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल। ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला जो केस है वो एक तीर से 2 निशाना लगाने की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की कोशिश थी। एक बहुत बड़ा निशाना तो था कि कमलनाथ की सरकार को गिराना था, उसके लिए रिवॉर्ड करना था, उनको दिया गया। दूसरा निशाना उनके परिवार के अंदर की राजनीति जो है वो है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कुछ काम नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रही है।
अशोक गहलोत गवर्नमेंट को ह्यूमिलेट नहीं कर पा रही है, टॉपल करना तो दूर है, उसका एक रीजन वहां के राजनीतिक हलकों में और दिल्ली के राजनीतिक हलकों में ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे एक उसका रीजन है, क्योंकि उनकी यहाँ की बीजेपी की आज की हाईकमान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह भी काम हो सकता है कि उसी परिवार के एक और आदमी को आपने कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे बना दिया है, तो एक निशाना वो भी है। अब जहां तक आपने अल्पसंख्यकों की बात की, उन्होंने वैदिक जी ने ठीक कहा, एक स्ट्रेटजी के तहत 5 अल्पसंख्यकों को जोड़ा गया। हालांकि एक जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है मुस्लिम, वो कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के साथ जुड़ता नजर नहीं आ रहा है, उनके स्कीम ऑफ थिंग्स से भी वो बाहर है। इसीलिए उन्होंने एक उस इमेज को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक नया नैरेटिव देने के लिए, उन्होंने बाकी के जो और अल्पसंख्यक ग्रुप्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देके एक नया नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की है और अपनी रीच को भी एक बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक बात है, अहम बात है कि सभी अल्पसंख्यक समुदाय को भी जोड़ने की कोशिश की गई है और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो मोदी सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसका भी एक प्रतीक देखने को मिल रहा है। आकुश श्रीवास्तव जी, आपसे समझना चाहेंगे बुनियादी तौर पर कि आने वाले साल में कई चुनाव हैं, उन कई चुनावों में जो सबसे ज्यादा नजर है वो उत्तर प्रदेश पर है और उत्तर प्रदेश से भी अनुप्रिया पटेल हैं और भी 1-2 मंत्री जो शपथ ले रहे हैं। ठीक है, केंद्र में तो बात ठीक है, राज्य के लिए क्या तैयारी रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत क्रूशियल चुनाव है। आप सिर्फ इसको एक राज्य का चुनाव नहीं मानिए। राज्य में जिस पिछली बार जब 325 सीटों के साथ सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की और योगी बाद में मुख्यमंत्री बने थे, 4-4.5 साल उन्होंने 4.5 साल हो गए उनको काम करते हुए। कुछ उनके कामकाज को लेकर उतने सवाल नहीं उठे जितना कि सवाल कोविड मैनेजमेंट पे और फिर बाद में जातीय समीकरण को ठीक ना रख पाने के कारण हुए। तो वो उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। 7 मंत्री हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से और जो 7 मंत्री होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए उसमें हर उस वर्ग को जो भारतीय जनता पार्टी के पास करीब आ सकता था उसको लाने की कोशिश की गई है। दलितों को लाने की कोशिश की गई है, आदिवासी को लाने की कोशिश की गई है और पिछड़ों को लाने की कोशिश की गई है, ब्राह्मण को लाने की कोशिश की गई है। तो ये अपने आप में एक कोशिश ये है कि सब लोग मिल करके ऐसा ना हो कि कोई एक वर्ग, क्योंकि वहाँ अब एक नई तरीके की राजनीति होने लगी है। जातीय राजनीति इधर पिछले 15 साल में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पटेल की हो गई, राजभर की हो गई, तो जो 2%, 3%, 4% वाले वोट बैंक है उनकी राजनीति हो गई, तो उससे एक अलग तरीके का वहाँ माहौल बन रहा था। तो उसको शांत करने की कोशिश होगी, उसको अपने पास रखने की कोशिश में होगी। और योगी के साथ में जो सबसे अच्छा रहा है वो ये है कि कुछ मतलब योगी शायद बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री होंगे जिनमें लॉबिंग नहीं बहुत वो बर्दाश्त कर पाते हैं। कोई भी रियल एस्टेट का आदमी नोएडा का या लखनऊ का ये नहीं कह सकता कि मैं योगी से शाम को बातचीत कर लूंगा। तो ये सब मैसेज और फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उनकी जो तारीफ होती रही है, लखनऊ का मैं जिस तरीके से बातचीत होती रही है, मैं वहाँ का बाशिंदा रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, समझता रहा हूँ, तो उसका एक बड़ा प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, मोदी का प्रभाव है, लेकिन योगी का भी प्रभाव है। ये निश्चित रूप से उस प्रभाव में आभामंडल योगी का बढ़ा है, उत्तर प्रदेश तक ही नहीं सीमित रह गया, वो अब आगे आया, पूरे उत्तर प्रदेश में आया है। इसीलिए उन्होंने 3 राज्यों के जो राज्य के 3 हिस्से की बात की खबर जो उठी थी उसको दबा दिया और उनका निश्चित रहिए, हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, हम आपको उत्तर प्रदेश ला के देंगे। उत्तर प्रदेश में जीत का मतलब ये होगा क्योंकि 80 वहां पर लोकसभा की सीटें हैं, सभी के आसपास हैं और इसको बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। और खासतौर से अब ये देखना होगा कि पश्चिम में जब समाजवादी पार्टी और अजीत सिंह का दल, जो अजीत लोकदल ये कहलाता है, ठीक है, लेकिन अब उनके बेटे जयंत जिस तरीके से काम कर रहे हैं मिल करके, उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। बिल्कुल, वो भारतीय जनता पार्टी उस नुकसान को भी समझती, फायदे को भी समझती, लेकिन उससे नुकसान होगा ही थोड़ा बहुत, ये लगभग पक्का माना जा रहा है। तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी? ये अन्य जगहों से, अन्य वर्गों से
जोड़ करके करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। वैदिक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि राज्यों में पार्टी और नेताओं का मनोबल बहुत अच्छा नहीं बताया जा रहा है। 2014 से मोदी सरकार कई राज्यों में हार और जीत का सामना करती रही है। हाल ही में बंगाल चुनाव की हार के बाद जो बीजेपी के समर्थक हैं उनका मनोबल थोड़ा सा कमजोर हुआ है। अगर सांसदों में काबिल लोग कैबिनेट में जिस तरह से आए हैं, जिस तरह से एजुकेटेड लोग और हाईली एजुकेटेड लोग इस वक्त नई कैबिनेट में शामिल हुए हैं, इससे मनोबल पर कितना असर पड़ता देख रहे हैं आप? देखिए, मनोबल तो जरूर बढ़ेगा और पश्चिमी बंगाल में भाजपा के लोग हार ही मेरे समझ में नहीं आता कि 3 से 73 हो गए तो अब भाजपा की हार। भाजपा ने इतनी जोर की छलांग डाल में कि सारे देश के कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा हो गया। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस समय नरेंद्र मोदी ने बड़ी हिम्मत का किया है, कई नौजवानों को मंत्रिमंडल में भर्ती कर लिया है। ये नौजवान बड़े उत्साह से काम करेंगे और क्योंकि पहली बार इनमें से कई लोग मंत्री बन रहे हैं तो ये भी चाहेंगे कि उनकी छवि शानदार रहे। और छवि शानदार कैसे बनती? सेवा करने से। तो मुझे तो ये लगता है कि कुल मिला के इस मंत्रिमंडल के जरिए 2024 की तैयारी हो रही है और ये देखना है कि ये मंत्री जिनमें बुजुर्ग मंत्री नहीं है, बहुत कम है, ऐसे अनुभव की कमी वाले मंत्री क्या अनुभवी लोगों से बेहतर काम करके दिखाएंगे? कई बार अनुभवी लोग आलसी हो जाते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं और जो नए लोग आते हैं वो डबल उत्साह से काम करते हैं। तो दोनों बातें हैं कि अनुभवहीनता के जो नुकसान हैं वो भी हैं हमारे सामने और नए होने के जो फायदे हैं वो भी हमारे सामने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नए लोग बड़े उत्साह से काम करेंगे और ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 6-7 साल में जो भूले हुई हैं उनको दोहराएंगे नहीं। ये अच्छा है। बिल्कुल ठीक बात है। अनिल आनंद जी, मोदी और भाजपा की ताकत बढ़ती हुई देख रहे हैं आप इस नई कैबिनेट के बाद, क्योंकि पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में अभी भी सियासी खींचतान चल रही है। तो इस कैबिनेट विस्तार के बाद मोदी सरकार की ताकत आप कितनी बढ़ती हुई देख रहे हैं? देखिए, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, एक नया अध्याय शुरू हुआ है। जैसे आप वैदिक जी ने कहा, बहुत नए लोगों को लाए हैं आप। अनुभव की जाहिर है कमी है। पहले एक वक्ता ने कहा अनुभव की बहुत कमी है। जहां अनुभव का काम है वहां अनुभव ही काम करेगा। जहां नई पौध का काम है करने का वहां वही कर सकते हैं। एनर्जी उनमें बहुत होती है, नए आइडियाज होते हैं। लेकिन ताकत तो अब कैसे काम करते हैं वैसे ही पता चलेगा। और सबसे बात तो यह है कि एक नैरेटिव तो आप बना के चला सकते हैं। तो अंत तो गतवा 2 साल के बाद जब चुनाव होगा या 1 साल के बाद यूपी में होगा तो आपको परफॉर्मेंस पे भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वादा आप अभी याद कर रहे हैं कि नई परफॉर्मेंस दी जाएगी, नए लोग आ गए हैं, नए आइडियाज जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का लेखा जोखा आपको खुद भी लेना पड़ेगा, मोदी जी को भी लेना पड़ेगा और जनता को भी देना पड़ेगा। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी जो जुड़ती है, जो एक मोदी जी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जो मैं नहीं कह रहा हूं अंदर खाते, हो सकता है हम लोग गलत ही, हम तो बाहर से सिनेरियो देखते हैं कि मंत्रियों को स्पेस ज्यादा काम करने की नहीं देते हैं। तो मंत्री परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे इस पे भी डिपेंड करता है कि मोदी जी उनसे काम लेते कैसे हैं, उनको कितनी जगह देते हैं, कितनी जमीन देते हैं और सिस्टम किस तरह से चुस्त दुरुस्त होकर चलता है। ये इस पे बहुत डिपेंड करेगा कि तंत्र कैसे काम करता है और नए लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाता है उसके अंदर। ठीक बात है। अंकुश श्रीवास्तव जी, इस पूरी कैबिनेट में अगर हम देखें तो उत्तराखंड का जो है वो थोड़ा सा प्रभाव कम दिख रहा है। उत्तराखंड में अभी सियासी संकट से भी जूझती दिख रही थी बीजेपी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद फिर तीरथ सिंह के बाद धामी जी, किस तरह से उत्तराखंड में प्रभाव पड़ेगा इस नई कैबिनेट के बनने के बाद? देखिए, उत्तराखंड में जो डैमेज होना था वो हो चुका। तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह के आने के बाद, पहले ये तीरथ सिंह के बाद ही पार्टी ये सोच नहीं पाई, ये बड़ी गलत बात रही कि 1 साल में चुनाव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद वो जो रावत जी थे
त्रिवेंद्र रावत, वो भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म 4 महीने में नहीं किया, बल्कि गलतियां वैसे ही वैसे तीरथ सिंह रावत की तरीके से करते चले गए। तो इसलिए पार्टी ने कहा कि नए युवा चेहरे को लाया जाए। धामी को जब लाया गया तो बिल्कुल अलग राजनीति के तहत लाया गया, वहाँ राजपूत और पंडित की राजनीति से थोड़ा अलग रखते हुए उनको लाया गया, जबकि दूसरी बार ही विधायक बने थे ये। तो और अब अजय भट्ट को जब की बात की जा रही थी, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब जो कुछ था वो खत्म हो चुका। और खास तौर से कांग्रेस की स्थिति वहाँ बहुत डावाडोल वाली है, तो इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा उसके लिए शायद चिंतित नहीं है। लेकिन तय बात है, एक राज्य है, बड़ा छोटा ही राज्य सही, लेकिन राज्य तो राज्य है और उस पर काम किया है उन्होंने। देखते हैं कि कैसा रंग दिखाते हैं। और खासतौर से जब धामी की जिस तरीके से भूमिका उन्होंने अपनी आते ही शुरू की है, वरिष्ठ मंत्रियों से खुद जाकर अपने मंत्रियों से, जैसे सतपाल महाराज वो उनके मंत्री उनके अधीनस्थ थे हुए, वो उनसे मिले, पूर्व मुख्यमंत्रियों से मिले, जो पूर्व राज्यपाल रहे उनसे मिले, ताकि सबका आशीर्वाद मिले और कोई जो घुट में बढ़ गई है चीजें वो कम से कम हो सके। कितना उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है ये तो वक्त बताएगा। या ये कि कांग्रेस कितना आगे तक जाकर के उन पे हमला कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी पर की कमजोरियों का खुलासा कर सकती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक भरपाई करने की कोशिश की, एक विधायक को लाया गया, तो बहुत साफ है कि ये नेता है हमारा, और अब अगला चुनाव भी शायद इसी के अंतर्गत लड़ा जाए। ठीक बात है। वैदिक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो इस्तीफे हुए हैं, उन इस्तीफों में क्या मोदी सरकार की ओर से जिनके इस्तीफे लिए गए हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा? ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के इस्तीफे लिए गए हैं उनमें से कई मंत्रियों ने बड़ी योग्यता पूर्वक सेवा की। जैसे कि हर्षवर्धन, कोरोना काल में चाहे सरकार की जितनी भी बदनामी हुई हो, वो विरोधी लोग तो बदनामी करेंगे, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया। इसी तरह से रविशंकर प्रसाद और इसी तरह से जावड़ेकर, इन मंत्रियों ने अच्छा काम करने की कोशिश की है। पता नहीं इनके इस्तीफे क्यों लिए गए, शायद हो सकता है कि इनका अब पार्टी में इस्तेमाल हो, इनको चुनावों के लिए भेजा जाए, इनको प्रचार के लिए भेजा जाए और नौजवान लोगों को मौका दिया जाए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि राजनाथ सिंह के अलावा आप मुझे एक आध नाम बताइए कि जिस नेता को केंद्र में मंत्री रहने का अनुभव हो। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे लोग गए, लेकिन बाकी लोगों को जो अनुभवी लोग थे, या तो उनको राज्यपाल बना दिया गया या उनको मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया गया ताकि वो हमेशा मार्ग देखते रहें, रास्ता टापते रहें, रास्ता नापते रहें, और कई लोगों को घर बिठा दिया। तो मोदी को ये चाहिए कि अनुभवी लोगों से या तो सलाह करे या अनुभवी लोगों को मंत्रिमंडल में बिठाए। आप देखिए, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो कैसे कैसे लोग, उनके पिताजी के साथी लोग उनके मंत्रिमंडल में, ठीक बात, वो उनसे निभा के काम चलाती। तो मोदी को भी चाहिए कि जो उनसे अधिक वरिष्ठ लोग हैं, जो उनसे ज्यादा समझदार हैं, जो उनसे ज्यादा अनुभवी हैं और जो उनसे ज्यादा दांव पेच को समझते हैं नीति निर्माण के, राजनीति के नहीं, राजनीति में तो वो पंडित है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि उनसे बढ़िया राजनीति कोई कर नहीं सकता। लेकिन जो देश को बदलने के लिए नीति चाहिए, उसके लिए जो समझदार लोग हैं, उनसे नरेंद्र मोदी को चाहिए कि मार्गदर्शन प्राप्त करें, सहयोग प्राप्त करें, उनको सक्रिय करें, तभी 2024 में वो वापस आ सकते। ठीक बात है। अनिल आनंद जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि पोर्टफोलियो का बंटवारा आप कैसे होगा, क्योंकि शपथ तो हो गई, अब शपथ के बाद जब पोर्टफोलियो बांटा जाएगा तो क्या देखा जाएगा, क्या आधार रहेगा, क्या अनुभव देखा जाएगा, या फिर आने वाले चुनावों को देखते हुए समीकरण बनेंगे? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है और इसमें मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है जी, अगर प्रधानमंत्री ने इस वजह से इतने पढ़े लिखे लोगों को लाया है, जैसे कि प्रसारित किया गया, बड़ा प्रचलन हुआ उसका, इतने टेक्नोक्रेट, इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, अगर तो उस चीज को लेके साथ में चलेंगे तो फिर वो उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से, उनकी जो जिस एरिया में उनकी पकड़ है उसके हिसाब से ही उनको वो जरूर पोर्टफोलियोज देंगे। हाँ, जिन राज्यों में चुनाव है
उन राज्यों में जरूर कुछ ना कुछ एक दो लोगों को, जैसे यूपी हो गया या महाराष्ट्र में तो अभी चुनाव नहीं है, लेकिन वहां लड़ाई दूसरी किस्म की राजनीतिक लड़ाई है, या वहां हो सकता है कि कुछ लोगों को, एक दो लोगों को इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी दिए जाएं, चाहे उनका तजर्बा इतना हो या ना हो। लेकिन ब्रॉडली मुझे लगता है कि अगर टेक्नोक्रेट्स को, एक्सपर्ट्स को लाया है तो उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से ही उनको पोर्टफोलियोज का बंटवारा करना होगा। अंततः प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो उन्हीं को करना है। कैसे करते हैं हो सकता है आज रात को ही पता चल जाए। ठीक है, अकुश श्रीवास्तव जी, जो लोग हटाए गए हैं उनकी अब क्या जिम्मेदारी होगी, क्या देखते हैं आप? क्या उन्हें संगठन में जगह मिलेगी या उनके लिए कोई और जिम्मेदारियां निर्धारित की जा सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ एक लोगों को तो अलग जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी तो रहेगी ही रहेगी। आप रविशंकर प्रसाद या हर्षवर्धन या जावड़ेकर का तो निश्चित रूप से संगठन में कोई इस्तेमाल किया जाएगा। रविशंकर प्रसाद किस तरीके से अपने आप को फिट करते हैं ये देखना होगा, या हर्षवर्धन को भी दिल्ली की राजनीति तक सीमित रखा जाएगा। मुझे लगता नहीं कि उससे आगे अब उनसे कोई बहुत सारा काम होगा। ये जितना भी इन लोगों से इस्तीफे लिए गए हैं, मुझे ये बहुत साफ लगता है कि प्रधानमंत्री ने अगर इतने बड़े लोगों से इस्तीफे लिए हैं तो ये भी उन्होंने तय कर लिया होगा कि ये बड़े पद किसके पास जाएंगे, इसलिए इसमें कोई बहुत इंतजार होगा मुझे नहीं लगता। हो सकता है आज रात में या कल सुबह तक वो लिस्ट भी आपके सामने आ जाए कि किसको किसको क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, और इससे सहमति मेरी है जो हमारे अखिल आनंद जी कह रहे थे कि जब इतने बड़े बड़े टेक्नोक्रेट को और प्रोफेशनल को लाया गया है तो उनका काम उनके हिसाब से, उनकी जिम्मेदारियां भी उनके अनुभव के अनुसार दी जाएंगी और उसका पूरा फायदा उठाया जाएगा। क्योंकि अब 7.5 साल नरेंद्र मोदी को सरकार चलाते हुए केंद्र में हो गए हैं, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि जितना जो बचा हुआ 2-2.5 साल का वक्त है वो एक चमकाने वाली स्थिति में रहे, और उसमें कैसे किया जा सकता है। मुझे एक चीज और भी लगती है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हो चाहे नड्डा हो, इन दोनों के साथ में मिलकर बड़ी मशक्कत के साथ ये सब कुछ किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा नरेंद्र मोदी को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है इस हिसाब से हो गया। ये पूरा भविष्य की रणनीति को देखते हुए इन सबको जगह दी गई है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि उस पे ये लोग सब मंत्री संघर्ष करेंगे, आगे आके काम करें। बिल्कुल ठीक बात है। अकुश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वेद प्रताप वैदिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख रहे थे हम कि मोदी सरकार का मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है उसमें तमाम बड़े चेहरों ने शपथ ली है, और पोर्टफोलियो के लिए अब हमें इंतजार करना होगा कि किसको क्या स्थान मिलता है, किसको कहाँ जिम्मेदारियां मिलती हैं, और उन जिम्मेदारियों का निर्वाह वो किस तरह से करते हैं। तो बाकी चीज़ें और हर अपडेट के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। चर्चाएं जारी हैं, खबरें जारी हैं लगातार। नमस्कार।